वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों सेक्शनल वाइज टेस्ट में ये दूसरा टेस्ट है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी का। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी के जितने भी 6 to 11th में क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं ज्योग्राफी में वो सब इसमें करा दिए गए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ है। ठीक है, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, हमारा पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो आप नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न देख रहे हो कैसे बदल रहा है, ऐसे ट्रेंड पैटर्न के साथ आपको लेटेस्ट अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं पे भी ये सिर्फ और सिर्फ आपको एससीएस में मिल सकता है। पूरे नोट्स प्री मेंस के पूरी पीसेस की तैयारी आप एक ही जगह से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से सही विकल्प पहचानना है। कह रहा है आप पूर्ण चंद्र को, किसको, पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। मतलब जो फुल मून होता है वो आप सिर्फ वंस इन अ मंथ ही देख सकते हैं। पहली बात, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार ही आपको पूरा चंद्रमा दिखेगा। और दूसरा इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, इसको फुल मून नाइट या पूर्णिमा बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सन, मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट विच शाइन इन स्काई ड्यूरिंग द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो भी चमकती चीज़ें हैं, ठीक है, उन सबको सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड कहते हैं, जिनमें चमक होती है। समझ रहे हो ये बात को। अब इसमें आपको ये दे सकता है एस्टेरॉइड दे सकता है, क्या एस्टेरॉइड भी सेलेस्टियल बॉडी है? तो एस्टेरॉइड तो होते नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो आपके एस्टेरॉइड होते हैं। तीसरा, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। ठीक है, तो दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। कौन से? जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी और गर्म गैसें होती हैं, एनर्जी होती है, हीट होती है, उन सबको स्टार्स बोलते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर सन इज अ स्टार और नॉट, ये मुझे बताइए, अगर क्या सूरज एक सितारा है दोस्तों? SUN क्या लिख रहा है। ठीक है, मतलब ये बताइए सन क्या एक सितारा है दोस्तों? कहने का मतलब ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। ज्योग्राफी के ऐसे सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ज्योग्राफी के ये सवाल। चलिए, दूसरे में भी आपको ये पहचानना कि कौन सा विकल्प इनमें से गलत है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से किया करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एट नाइट इन द हेल्प्स ऑफ स्टार। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। बहुत बढ़िया चीज़ है। कभी भी छत पे आप गए होगे, देखा होगा एक तारा बहुत चमकता रहता है ना, ध्रुव तारा, है ना, बहुत ज़्यादा चमकता रहता है, तो उसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं। नॉर्थ मतलब वो कौन सी दिशा में है? नॉर्थ दिशा में। अब लोगों को अंदाजा लग जाता भैया ये नॉर्थ है मतलब उत्तर है। अब अपना हाथ को ऐसे टाइटैनिक की दिशाओं में फैला लेते हैं, ये भैया क्या हो जाएगा, पूरब, ये पश्चिम, और मेरा पीछे वाला हिस्सा हो गया भैया दक्षिण। तो इससे दिशाओं का अंदाजा लगा लेते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कॉन्स्टिलेशन देखा होगा आपने, सप्तऋषि। तो कुछ इस तरह की आकृतियां देखी होंगी सितारों की, एक पैटर्न बनाती हैं जो, ठीक है, तो इसको कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो ये समझ गया आप, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। प्लैनेट्स जो होते हैं उनके पास अपनी खुद की लाइट थोड़ी होती है, वो दूसरे की लाइट से चमकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन से सन की। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो उनको प्लैनेट्स बोला जाता है। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और आती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सुना होगा आपने, और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जिसके पास खुद की लाइट है, नॉन ल्यूमिनस होता है जो दूसरों की लाइट से चमकते हैं, जैसे प्लैनेट, ये नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, और हिंदी में ल्यूमिनस को चमकदार और गैर चमत्कार, चमत्कार नहीं, चमकदार। ठीक है, तो फिलहाल इसका दोनों ही ऑप्शन, मतलब तीनों ऑप्शन सही है, कोई गलत नहीं है। बहुत अच्छे सवाल हैं, साइंस से रिलेटेड भी हैं, ये ज्योग्राफी के हैं, एस्ट्रोनॉमिकल भी हैं, ये अच्छे सवाल हैं। तीसरा कह रहा है भैया इसमें आपको सही विकल्प पहचानना है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, चल, कह रहा है बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 88 दिन लेता है। ठीक है, मतलब प्लैनेट मर्करी टेक 88 डेज टू मेक वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, 88 दिन लेता है बुध ग्रह।
आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अर्थ जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी स्टेटमेंट सही है। चंद्रमा का व्यास जो है मतलब रेडियस डायामीटर पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। डायामीटर ऑफ मून इज ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। तो ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, इसकी कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बिल्कुल सही है। देखिए बुध ग्रह 88 दिन ही लेता है, वहीं अगर मैं बात कर लूँ सबसे पीछे वाले ग्रह की नेपच्यून की, तो आप शॉक्ड हो गए हो जान के, नेपच्यून 164 साल तक घूमता रहता है, तब जाके 1 साल होता है। मतलब धरती पे 365 दिन में 1 साल हो जाता है, क्योंकि 365 दिन में धरती सूर्य का चक्कर लगा लेती है। वहीं बुध ग्रह 88 दिन में घूम जाता है, तो 88 दिन में 1 साल हो गया। और वही नेपच्यून को 164 साल लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, समझ सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो यानी इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चौथे पे आ जाते हैं। चौथे में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। डेट एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, डेट का खेल यूपीपीसीएस में बहुत है, ठीक है। पूरी डेट 21 जुलाई के साथ 21 जुलाई 1969, ठीक है, ये पूरी डेट याद रखनी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चंद्रमा की सतह पर कदम रखता है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ये भी पता होगा आपको, स्टेटमेंट सही। अगस्त 2009 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो एक बौने ग्रह कहा जा सकता है, यानी डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो को डिक्लेयर किया। तो ये अगस्त 2009 में नहीं करा था, ये 2006 में करा था। डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्रोनोलॉजी का खेल बहुत बढ़ गया है यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो ये पैटर्न है लेटेस्ट, और ये 2-3 साल तक अभी चलेगा। तो 2006 आपको याद रखना है, डॉर्फ प्लैनेट। 21 जुलाई 1969 चंद्रमा की सतह पर पैर रखा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो ये स्टेटमेंट 2 सही है, तीसरी बस गलत हुई है। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, ये भी आपको याद रखना है, सही है, ठीक है। चंद्रमा को कितना टाइम लगता है अर्थ को रेवोल्यूशन लेने में, 27 दिन, ठीक है। चलो 5 नंबर पे चलते हैं, कोई समस्या हो तो बताना कमेंट में। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब ये डायग्राम देखिए जरा, आपको ये क्या दिख रहा है, ये मार्स दिख रहा है, ठीक है। ये आपको कौन सा ग्रह दिख रहा है, जुपिटर दिख रहा है, और ये आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट दिख रही होगी, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट मतलब क्षुद्र ग्रह बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये देख लो आप, चलिए, तो समझ गए ना, मतलब कोई दिक्कत इसमें कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, अभी डायग्राम दिखा दिया। द्रव्यमान तथा आकार दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बोथ मास एंड साइज द बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मरकरी, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी तथा सबसे छोटा ग्रह शनि है, ठीक है। डेंसिटी के मामले में देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, ग्रह पृथ्वी, और सबसे छोटा शनि है, याद रखने ये। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं या मेटीरियोइड्स कहते हैं। स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स मूव अराउंड द सन। अब देखा होगा ना, सूरज के भी चारों ओर पत्थर घूमते रहते हैं, मेटीरियोइड्स या उल्का पिंड बोलते हैं। तो इनमें दोस्तों कोई ऑप्शन गलत नहीं है, सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चुनना है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। चलिए 6 में अब देखते हैं, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सही बताना है। तो सूर्य से सबसे पास नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन मरकरी है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही चलता है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना, ऐसे। फिर कहीं जाके प्लूटो था, अब तो 2006 में उसको बौना ग्रह बोल दिया। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह देखिए, अर्थ से सबसे पास में कौन है, वीनस है। कौन सा है, वीनस है। पृथ्वी से सबसे वीनस है, यानी 2 तो सही है। सर्वाधिक गर्म ग्रह दोस्तों, इसको बोला जाता है, सर्वाधिक गर्म ग्रह को वीनस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वीनस को ही बोला जाता है हॉटेस्ट प्लैनेट। तो ये वीनस, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं। हिंदी में शुक्र बोलते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, वीनस है। हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक उपग्रह वाला पहले शनि था, अब और ग्रह खोजे जा चुके हैं बृहस्पति के। 92 ग्रह हो चुके हैं जुपिटर के। जुपिटर के पास कितने हो गए दोस्तों, जुपिटर के पास 92 उपग्रह, यानी 92 सैटेलाइट है। पहले सैटर्न था 82 थे, पर अब नहीं है, ठीक है। तो लेटेस्ट मतलब अब ये है अपडेट। तो एनसीईआरटी में आपको सैटर्न मिल जाएगा, पर ये गलत है, यानी 1 और 2 बिल्कुल सही है। 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। चलो 7 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल, ये भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है।
तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। ये तो आर्कटिक सर्कल है ना ऊपर, आपने देखा होगा अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाऊँ, ये इक्वेटर 23.5 नॉर्थ, फिर 66.5 नॉर्थ में क्या है आर्कटिक, 66.5 साउथ में आपको क्या मिल जाएगा अंटार्कटिक, है ना। तो ये गलत हो गई। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्यमा का सूर्य ठीक सिर के ऊपर रहता है, इसलिए इसे इस क्षेत्र में अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area receive maximum heat is called torrid zone. देखिए आपने एनसीईआरटी या कभी तो पढ़ा होगा, जैसे ये 23 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। अब इसके बीच में अर्थ आपको पता होगा इंक्लाइन है, मतलब झुकी हुई है, तो यहाँ पे सन जो होता है वो सब डायरेक्ट जब हीट पड़ती है तो इस एरिया को टॉरिड जोन बोल देते हैं, ठीक है, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, ठीक। तो यानी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। टोंगा आइलैंड लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन एंड द मॉरिशस आइलैंड लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन सेम लैटिट्यूड पे है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, मैं सेल्सियस कह रहा हूँ 20 डिग्री साउथ पे, ठीक है, याद रखना है आपको ये। यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सिर्फ पहला गलत था इसमें। चलिए 8वें में भी यही बताना है कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। प्रमुख याम्योत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से कम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड एंड फ्रॉम हेयर वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अब एक चीज़ समझो मेरी ध्यान से, अब प्राइम मेरिडियन अगर आपको पता हो 0 डिग्री माना जाता है ग्रीनविच मीन टाइम से, लंदन में जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से, ठीक है। तो ये है 0 डिग्री, ठीक। अब इसके ये है ईस्ट में, ध्यान से समझ लो ये कॉन्सेप्ट, और इसके ये है वेस्ट में, ठीक है। ईस्ट में आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे कितना भैया, देखिए एक अगर आपको पता हो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, मतलब जैसे आप 15 डिग्री इधर बढ़ोगे आपका टाइम 1 घंटा प्लस होगा, फिर 15 इधर आए यानी 15 15 30 तो 2 घंटा प्लस हो गए। ऐसे ही हम लोग 5 घंटा 30 मिनट प्लस हैं, यानी 15 पचे 75 75 और 7.5 हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट के आसपास हैं, तो इसलिए ये है। और वही 15 डिग्री इधर चलते जाओगे तो 1 घंटा माइनस होता जाएगा हर 15 डिग्री में, ठीक है। वेस्ट जाने पे माइनस होता है, ईस्ट जाने में प्लस होता है, ठीक। चलो तो ये तो ठीक है। असम में स्थित धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। द धुबरी लोकेटेड इन असम इज सिचुएटेड 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। ये भी बिल्कुल सही है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 1 घंटे में कितनी घूम जाती? 15 डिग्री। क्यों यार? बहुत आसान है, देखो 360 डिग्री होता है पूरा चक्कर, ठीक, और पृथ्वी 24 घंटे में लगा लेती है 360 डिग्री। 360 डिग्री 24 घंटे में, तो 1 घंटे में 15 डिग्री तो लगाएगी ना, है ना आसान। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होगे। चलो दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है गुजरात के द्वारका तथा सिक्किम के डिब्रूगढ़ के स्थित समय में 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। कारण क्योंकि डिब्रूगढ़ सिक्किम में नहीं है दोस्तों, डिब्रूगढ़ तो असम में है ना। कितना है? असम में है। बाकी आपको अगर पता हो गुजरात और असम में 2 घंटे का अंतराल आता है लगभग, है ना। तो पहले फिलहाल सिक्किम में नहीं डिब्रूगढ़, याद रखो। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी रॉन्ग। अब 9 में आपसे पूछ रहा है इसमें से सही बताना है कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो ये पहचानेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त क्वेश्चन है। भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। भारत में 82 डिग्री हाफ मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। मतलब जो भारत की टाइम मेरिडियन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो 82 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड से गुजरती है। बिल्कुल मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों, क्या कमेंट में बता सकते हो कि इंडियन टाइमलाइन कितने भारत के राज्य कवर करती है? ठीक है, बताइए अगर पता हो कमेंट में, ईजी है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक समय अपनाए गए हैं दोस्तों। जैसे देखो ना, अब यूएस है, रशिया है, या कितने रशिया में जैसे 11 टाइम जोन के आसपास है, ठीक है। ऐसे ही यूएस देखोगे वहाँ पे भी 6 टाइम जोन मिल जाएंगे, ठीक। तो ये होता रहता है, बिल्कुल सही है ये। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 12 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत हुई? तो आप खुद दिमाग लगाओ। 1-1 घंटे के अगर 12 करोगे तो 1 घंटे में तो 15 डिग्री बनता है, तो ऐसे तो 180 डिग्री बनेगा। तो पृथ्वी 180 डिग्री थोड़ी 360 डिग्री घूमती ना। तो 1-1 घंटे के कितने
24 होना चाहिए, 24 समय क्षेत्र, कितने 24, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, सिर्फ 1 और 2 और 3 सही होगी इसमें, ठीक है। चलिए 10वां देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है, मतलब रेवोल्यूशन कहलाता है, तथा सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति घूर्णन कहलाती है। अरे बाप रे, इतनी गलत स्टेटमेंट कैसे हो सकती है। मतलब कह रहा है रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, मतलब ऐसे अर्थ है और ये यहीं पे ऐसे ऐसे घूमने लगे लट्टू की तरह, तो वो क्या है, रेवोल्यूशन। और अर्थ जब सन के चारों ओर चक्कर लगाती तो उसको रोटेशन बोलते हैं, उल्टा हो गया ये, ठीक है। रोटेशन मतलब हो गया एक ही जगह ऐसे 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 घूमती रहे, रेवोल्यूशन मतलब चारों तरफ उसके चक्कर लगे तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज। बिल्कुल दोस्तों, आप देखो ना, सबसे बड़ा जो है भूमध्य रेखा ही तो है 0 डिग्री, फिर 23.5 है, फिर छोटा होता जाएगा 66.5, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये कम होता जाएगा। तभी आप देखोगे ना यहाँ पे सूर्य की किरणें कम जाती हैं, तो 6 महीने दिन ही रहता है, 6 महीने रात रहती है। वहीं यहाँ 0 डिग्री देखो, सब बेचारे भुंजे हुए होते हैं एकदम कोयले की तरह बेचारे, इतना धूप पड़ती है ना तो ये पूरे काले हो जाते हैं। चलो, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल थीमैटिक मैप्स इन्हीं को बोला जाता है। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को प्रधान द्विगबिंदु कहा जाता है। द 4 मेन डायरेक्शन आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको याद रखना है, यानी पहली स्टेटमेंट बस सही थी, वो भी उल्टी लिख दी थी, बाकी ठीक था वो भी। चलो 11 देख लेते हैं। 11 में कह रहा है कौन सा उत्तर सही है। जब एक कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तब इसे रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। When a rough drawing is drawn without the help of scale is called sketch map, ठीक है। ये 4 मध्यवर्ती दिशाओं की सहायता से हम किसी भी स्थान का अधिक सटीकता से पता लगा सकते हैं। When we locate any place more accurately with the help of 4 intermediate direction, बिल्कुल ये, और क्या, जब हमें दिशाएं पता है चारों तो सब पता चल जाएगा। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, ठीक है। A sketch of small area drawn from a large scale is called a plan, तो ये भी ठीक है। और दिक सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा सदैव उत्तर पूर्व दिशा या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होती है दोस्तों। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा नहीं, उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा टिकता है ये। मैग्नेट कभी भी टांगोगे ना तो आप देखोगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुक जाएगा, है ना। तो ये उसकी खासियत होती है, इसी से हमें पता चलता है कि डायरेक्शन क्या है। जो पुराने लोग आते थे, जो नहीं सेलर को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो समुद्री यात्री होते थे, वो यही कंपास का यूज़ करते थे मैग्नेट का डायरेक्शन पता करने में, ठीक है। चलिए, तो यानी कहने का मतलब चौथी स्टेटमेंट गलत है, पहली दूसरी तीसरी बिल्कुल सही हो जाएगी। 12 पे आ जाते हैं। भारत एक बहुत ही विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है, इसके संबंध में सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, ठीक है। भारत उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। इंडिया इज बाउंडेड बाय हाई पीक्स ऑफ हिमालयाज इन द नॉर्थ, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपको पता है सही है। भारत पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ये। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ, बिल्कुल ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कोई गलत नहीं है, सारे सही हो गए इसमें। चलिए 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो ये पता है आपको, बिल्कुल सही है ये दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम की सीमा लगभग 3200 किलोमीटर की है दोस्तों। तो ये वाली स्टेटमेंट तो आपको पता होगा गलत है, क्यों? क्योंकि कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा जो है ये आपको याद रखनी है 2900 किलोमीटर है, और कश्मीर से कन्याकुमारी अगर आप देखोगे तो ये 3200 किलोमीटर है, ठीक है। ये वाली 3200 है, ये ज़्यादा है, ये 2900 है, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये टाइम डिफरेंस है 2 घंटे का। इसे बागान टाइम भी बोलते थे, अंग्रेजों के समय में यहाँ 2 टाइम जोन चलते थे। हालांकि बात बहुत चली 2 टाइम जोन की, पर वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता है। इसको मैं टाइम जोन पढ़ाऊंगा आपको, तब समझाऊंगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। तो फिलहाल अभी ये समझो दूसरी गलत है, तीसरी सही है, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत, यानी दूसरी गलत हो गई, ठीक है। चलिए 14 देख लेते हैं। 14 में भी गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प इनमें से गलत है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया।
एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। बिना मैप देखे समझ नहीं आएगा, चलो मैप दिखाता हूँ। अब ये वाला मैप देखिए, इसको मैं जूम कर रहा हूँ और जूम कर देता हूँ। अब देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, एक सेकेंड, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, कर्क रेखा। ये देखिए मैक्सिको है, ये अपना बहामास, क्यूबा वगैरह है। एशिया की बात करें अगर दोस्तों, तो ये देखिए एशिया से पास हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल एशिया से पास होता है, एशिया से पास हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये पहली चीज़, इतनी स्टेटमेंट तो सही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन। तो ये देखिए ये यूराल पर्वत दिख रहे हैं, यूराल पर्वत के इधर यूरोप हो गया और इधर एशिया हो गया, तो बिल्कुल सही है। मैपिंग भी देखते रहा करो, सवाल करते रहो, तो एकदम दिमाग में पक्का हो जाता है। समझ गए? कोई समस्या? थोड़ा सा जूम आउट। तो यानी पहली स्टेटमेंट तो सही है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। इसको भी मैप में दिखाता हूँ। ये मैप देखिए, अब ये देखिए आपको ये पनामा दिख रहा है, पनामा, ये है आपका पनामा कैनल यहाँ पे। तो पहले क्या होता था, पूरा नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से ऐसे घूम के जाना पड़ता था। तो अब जब से पनामा कैनल बन गई तो अब पूरी डिस्टेंस हाफ हो गई। तो पनामा कैनल 3 तरफ से घिरा हुआ है, एक तो ये कैरेबियन सी है, दूसरा ये पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, फिर इधर अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। ठीक है, यानी कैरेबियन, पैसिफिक, अटलांटिक, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, यानी दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। मज़ेदार क्वेश्चन है, ज्योग्राफी मस्त हो जाएगी। 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। दोस्तों कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848.86 मीटर ऊंचा है। याद रखना पड़ेगा एग्जैक्ट आपको, 8848.86। ठीक है, 8848.86, ये बिल्कुल सही है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। तो एंडीज मैंने आपको, अगर आप मेरी ज्योग्राफी मैपिंग देख रहे होगे तो आपको पता होगा एंडीज कहाँ पे, पूरा यहाँ साउथ अमेरिका में फैला हुआ एंडीज है, सबसे लंबा है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से होकर बहती है। तो अब दोस्तों अमेजॉन उत्तरी अमेरिका में बहती है क्या नॉर्थ अमेरिका में? कितना गलत सवाल है। अमेजॉन ब्राज़ील में बहती ना, साउथ अमेरिका में, तो ये तो गलत हो गई। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मारियाना ट्रेंच है। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मारियाना ट्रेंच ऑफ पैसिफिक ओशन। ये भी बिल्कुल सही है, सिर्फ आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है इसमें। चलिए 16 देख लेते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा सही है? ठीक है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। तो इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, पासेस थ्रू ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो ये देखिए, पहले मैप देखिए दोस्तों, एक सेकेंड, दिख रहा है आपको? रुकिए पहले इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। देखिए पढ़िए तो पूरा ऐसा पढ़िए कि फिर दिमाग से उतरे ना वो, है ना, और कहीं से भी सवाल आ जाए अपन को पता हो। तो देखो ये इक्वेटर आपको दिख रहा है, अब ये पूरा इक्वेटर देखो कहाँ से जा रहा है, अफ्रीका के मध्य से जाता है कि नहीं, ये देखो, है ना, तो बिल्कुल सही है, अफ्रीका के मध्य से जाता है। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट तो हो गई बिल्कुल करेक्ट। ठीक, इक्वेटर यहीं से जाएगा। एक सेकेंड, क्या है, ठीक है। दूसरा, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत वृत्त तथा मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं। बिल्कुल, अभी मैंने मैप दिखाया आपको ना, आप उसको देख सकते हो, तीनों ही वहीं से जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। दोस्तों तो ये आपको यहाँ आइलैंड कहाँ से दिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। और दोस्तों अगर ये पूछे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते किसको है, तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आपने देखा होगा ना, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, या टोंगा, सुवालू, बहुत सारे आइलैंड छोटे छोटे मिल जाएंगे। न्यूजीलैंड भी एक तरह से आइलैंड ही है। ठीक है, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। 17 में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है? प्रशांत महासागर का आकार लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड द पैसिफिक ओशियन। मैप दिखा देता हूँ। अब ये मैप देखिए एक बार, दिख रहा है आपको? ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, ये पूरा ओ शेप का ही है। क्यों है? क्योंकि ये भैया इधर भी ऐसा, इधर भी है। अब दिख रहा है आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये सब यहाँ पैसिफिक ओशियन में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन ही है सब। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही हो जाएगी, ये सही है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है
कि सदर्न ओशियन एक्सटेंड फ्रॉम कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका नॉर्थवेस्ट टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, मैप जरूर देखा करिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा मैप जरूर देखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड। तो इसका मतलब आप ये समझिए बहुत ही ज़्यादा जो ये सेलर्स होते हैं शिप के लिए बहुत ही बढ़िया ओशन है, बहुत ही स्टेबल रहता है, ज़्यादा पानियों में उछाल नहीं रहता है, ज़्यादा सुनामीज वगैरह नहीं मिलेंगी, कोस्टल में बवंडर्स जो आते हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया हार्बर है वो। अटलांटिक महासागर अनियमित एवं दंतुरहित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति। बिल्कुल नेचुरल हार्बर और पोर्ट के लिए बहुत बढ़िया है, ना ज़्यादा टाइड्स आएंगे ना ज़्यादा सुनामीज मिलेंगी, सब बेहतरीन है यहाँ पे बिजनेस के लिए, पोर्ट्स के लिए। ठीक है, सेलर्स के लिए जो समुद्री यात्राएं करते हैं, मतलब ट्रेडिंग ही करते हैं, जो यात्रा के आजकल करेगा कोई। ठीक है, और तीसरा व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। बिल्कुल बिजिएस्ट ओशियन अगर आप किसी की बात करेंगे तो आपको अटलांटिक महासागर ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तीसरे की बात करें, अगर अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के एल अक्षर के आकार का है तो गलत है, एल नहीं एस अक्षर के आकार का है दोस्तों। ये किसका है, एस शेप्ड है। ठीक है, एस शेप्ड है, तो ये आपको याद रखना है। और पैसिफिक ओशियन ओ शेप्ड है। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। 19 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, आर्कटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका है, मतलब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ आर्कटिक ओशियन। तो ये कहाँ से है भैया, साउथ अमेरिका इधर है, नॉर्थ अमेरिका उधर है दोस्तों, है ना। यानी नॉर्थ तो मिल जाएगा आपको, अलास्का वगैरह, कनाडा वगैरह, पर साउथ अमेरिका तो नीचे आ गया ना, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गई। आर्कटिक महासागर के पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका अवस्थित है। अब ये फिर दोस्तों आर्कटिक ऊपर है, अफ्रीका बेचारे यहाँ मेडिटेरेनियन के आसपास है, तो कहाँ से हो जाएगा, ये भी गलत है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बैरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये सही है दोस्तों, बैरिंग स्ट्रेट आपने देखा है कि ये रशिया और अलास्का के बीच में बैरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, तो बैरिंग स्ट्रेट क्या है, आर्कटिक ओशन इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ बैरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये पास भी आ रहा है, एक टाइम आएगा, मिलियन ईयर्स लगेंगे जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, रशिया और अलास्का। ठीक है, यानी इसका सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 20 पे आ जाते हैं। सही विकल्प चुनना है, बीच में कौन सा विकल्प सही है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ एल्टीट्यूड। बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो एटमॉस्फेयर जो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होने लगता है, तो डेंसिटी में भी वेरिएशन आएगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल का घनत्व तेजी के साथ घटता जाता है। एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज रैपिडली, डेंसिटी बिल्कुल सही है, डेंसिटी गिरेगी। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर हाईएस्ट एट सी लेवल। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। CO2 इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैनेट्स। अब तभी तो फोटोसिंथेसिस में CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं ना, यानी ये सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावाच पर निर्भर करती है। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ फीचर। बिल्कुल सही बात है। आप देखो ना, मुंबई समुद्र के पास है, पहली चीज़, उसकी लोकेशन भी कैसी है, उसकी वजह से उसका क्लाइमेट देख लो आप, और जो तमिलनाडु कोस्ट में मिलेगा उसका देख लो, बहुत फ़र्क है ना। अब अफ्रीका देख लो, अफ्रीका के लोग देख लो, नॉर्थ अमेरिका के लोग देख लो, गोरे हैं यहाँ पे काले हैं क्योंकि इक्वेटर के पास है। तो ये चीज़ें डिफरेंस पैदा करती हैं। किसी भी चीज़ का क्लाइमेट, खान पान वहाँ की लोकेशन वगैरह पे ही डिपेंड करता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट आपको कन्फ्यूजन दे रही होगी। समुद्री जल का जो तल होता है, सी लेवल जो होता है, वो सेम ही होता है हर जगह। ठीक है, और सामान्यतः 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खाड़ी ढलान वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अ हिल विथ हाइट मोर देन 600 मीटर एंड अ स्टीप स्लोप इज कॉल्ड माउंटेन। अब कोई माउंटेन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले कि यार पर्वत कहते किसको हैं, तो आप बोले पहाड़ होता है। सर पहाड़ नहीं होता है। जो 600 मीटर से कम आइडियल क्या है, 600 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, स्टीप होना चाहिए, मतलब ऐसे ढाल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो पूरा टेबल लैंड, समझ रहे हो। 600 मीटर हो प्लस स्टीप हो, तब उसे पर्वत कहेंगे। यानी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई गलत नहीं है। चलो 22 पे आ जाते हैं। फिर से 22 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। पृथ्वी की सतह से टूटकर
घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह नीचे हो जाती है। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इरोजन। अब इरोजन देखा, मान लो जैसे कोई बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है, पत्थर है पड़ा हुआ है, अब कंटिन्यू हवा 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 चलती रहेगी तो उसको घिस नहीं देगी, तो उसी को इरोजन कहते हैं। अर्थ सर्फेस इज बीइंग लोअर्ड बाय प्रोसेस ऑफ इरोजन। बिल्कुल, अब दिन भर हवाएं चलती हैं, पानी बहता है, इन सबसे इरोजन ही तो होता है। द टू प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन आर अकम्प्लिश्ड बाय फ्लोइंग वाटर, विंड एंड आइस। अब दो प्रक्रियाएं, अपर्दन तथा निक्षेपण, बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा संपन्न होती है। अब एक चीज समझो, अपर्दन कैसे हो रहा है, पानी बह रहा है, तो गंगा नदी है, जैसे देखा होगा पानी बहता है तो साइड की चीज़ों को इरोड करती रहती है, मतलब अपर्दन करती है, टूटती रहती हैं। अब जब ये टूटेंगी तो जाएंगी कहाँ, इसी पानी में ही तो जाएंगी। ये पानी बहा के अपने साथ ले जाता है, जहाँ ये डेल्टा बना था वहाँ छोड़ देता है ना। तो निक्षेपण भी करता है, जिसको डिपोजिशन कहते हैं, है ना। अपनी देखा ना, गंदगी पानी आनी है सब एक जगह, इधर जितना ज़्यादा कूड़ा है सब यहाँ जमा कर देता है, तो बिल्कुल सही है। आग्नेय शैल एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो इग्नियस रॉक होते हैं एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। बहुत सही है। अब कोई भी चीज़ पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो वो कठोर हो जाएगा, ठीक है, उसकी स्थिति बदल जाएगी, ठीक है, तो ये सही है। यानी इसकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल उचित है, करेक्ट है। 23 देख लेते हैं। फिर से इसमें आपको गलत विकल्प को पहचानना है, कौन सा विकल्प गलत है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपर की परत को क्रस्ट कहा जाता है। यह सभी परतों में सबसे पतली परत होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने अर्थ क्रस्ट पढ़ा होगा, जो उसको क्या बोलते हैं, लोअर ऐसे, ये क्रस्ट है ना। फिर मेंटल पढ़ा होगा आपने, फिर कोर पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ऐसे चलता है, तो ठीक है ये दोस्तों। क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल होता है 2900 किलोमीटर तक, ये भी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 6350 तक ये होता है यहाँ कोर। क्रोड या कोर मुख्य रूप से निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे नीफे कहते हैं, तो ये भी सही है। इसे नीफे कहते हैं, इसे सियाल कहते हैं, सिलिका एल्यूमिना, और मेंटल भी पूछ लेता तो इसे सीमा कहते हैं, पता होगा आपको। यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम मतलब ये वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियाँ, परियर, साबरमती, लूनी, वैगई, ये बताना है कौन सी। तो देखिए, परियर ये आपकी वेस्ट की तरफ बहती है, साबरमती ये आपकी वेस्ट की तरफ बहती है, लूनी तो वहीं इनलैंड ड्रेनेज है, अंदर ही गायब हो जाती है, राजस्थान में ही गायब हो जाती है दोस्तों। और वैगई नदी ये दोस्तों ईस्ट साइड बहती है, ठीक है, ठीक है। यानी इसका सिर्फ आपका 1 और 2 सही है, ठीक है। चलिए 25 फिर से बताता है, गलत विकल्प का चयन करना है। 25 में कौन सा विकल्प गलत है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, बाकी 15% मेंटल एवं 84% हिस्सा कोर है दोस्तों, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि 1% हिस्सा परपटी है, ये तो ठीक है, मतलब क्रस्ट है। 15% मेंटल नहीं है, मेंटल जो है दोस्तों 84% है, कोर 15% है, ठीक है। 1% आपका क्रस्ट आएगा, आपका 84% मेंटल आ जाएगा, ठीक है, और 15% आपका कोर आएगा, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब जहाँ तक सूर्य की किरण पड़ती है, यहाँ तक सूर्य की किरण पड़ती है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इधर अंधेरा इधर उजाला, है ना, या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, पढ़ा होगा ये आपने। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेद या आग्नेय शैल कहते हैं, ये ठीक है बिल्कुल, यानी पहला गलत है। दोस्तों ये पेपर पीसीएस वाला मैं करा दूं आपको, सारे टेस्ट वेस्ट जितने इंपॉर्टेंट है, मैं 2025 के लिए पूरी जीएस का एक नया कोर्स फिर से चलाऊंगा, बेसिक से सब कुछ पढ़ाऊंगा उसमें आपको, हर चीज़, है ना, प्री मेन सब के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिलहाल हम लोग अब 26 पे चलते हैं, उसके लिए अभी समय है, बताऊंगा आपको मैं। 26 देखते हैं। 26 में गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है, ठीक है, वही गलत को पहचानना है, कोई दिक्कत नहीं है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में अंगोला और जिम्बाब्वे की सीमाओं पर स्थित है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट शुरुआती में गलत हो गई, क्योंकि विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे है। कहाँ है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है, आपको याद रखना है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे क्या है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे मिलेगा आपको क्या, ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये, ठीक है, याद रखना है इसको। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला में स्थित है, बिल्कुल सही है। लॉन्गेस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल वाटरफॉल, जो वेनेजुएला में।
नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ। ठीक है ये, यानी इसमें से सिर्फ पहला ऑप्शन गलत था दोस्तों। ठीक है, पहला गलत था। चलिए क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नियॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन और आर्गन। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा नियॉन 0.002% के आसपास मिलती है। जेनॉन आपकी बहुत ही कम होती है, 0.000 के आसपास शायद होती है, 0.000 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन दोस्तों इनमें से कहने का मतलब है ये सबसे कम, क्या मतलब निग्लेजिबली अमाउंट आप कह सकते हो। ठीक है, एकदम बहुत ही 0.0000 ऐसे करके 5 मिलेगी। तो सबसे कम आपका हाइड्रोजन मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे कम हाइड्रोजन मिलती है। चलिए 28 देख लेते हैं। 28 में कह रहा है इनमें से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं, मतलब मीजोस्फीयर में जैसे ही आते हैं वो जल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। समताप मंडल बादलों और संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त है, जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए परिस्थितियों को सबसे आदर्श बनाता है। बिल्कुल ठीक है ये। स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे अच्छा कंडीशन रहता है एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए। ठीक है, मध्य मंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ये दोस्तों आपको पता है ये नहीं है, ये हमारा रक्षा कौन करता है, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल, यानी सिर्फ 1 और 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है आपको ये बताना है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। द एवरेज सलाइनिटी ऑफ द ओशियन इज 35 पार्ट्स पर 1000। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रखना इंपॉर्टेंट भी है ये। दूसरा, हल्की गैस हो जैसे हीलियम, हाइड्रोजन बहिर्मंडल से ही अंतरिक्ष में तैरती हैं। लाइट गैसेज लाइक हीलियम, हाइड्रोजन कीप फ्लोटिंग इनटू द स्पेस फ्रॉम एक्सोस्फेयर इटसेल्फ। ये भी सही हो जाएगा। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। डेड सी इन इसराइल हैज सैलिनिटी 340 ग्राम्स पर लीटर। ये भी बिल्कुल सही है। आपको पता होगा इसराइल का डेड सी ऐसा है कि मतलब इसमें आप अगर लेटोगे ना तो ऊपर ही रहोगे, डूबोगे ही नहीं कभी। यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है अपनी जगह। 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका सवाना घास के मैदान, मतलब सवाना ग्रासलैंड आपको ईस्टर्न अफ्रीका में मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है, सूडान वुडान एरिया में मिलती है। एलिफेंटा घास भी यहाँ बोला जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी घासें मिलती हैं। कैंपोस ग्रासलैंड ये आपको ब्राज़ील में मिल जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, कैंपोस कहाँ, ब्राज़ील में। वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान मिलते हैं। अर्जेंटीना में पैम्पाज मिलता है। साउथ अमेरिका में पेरिस नहीं मिलता है, ये गलत है। पेरिस नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। ठीक है, यूएसए वगैरह में। दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कौन सी ग्रासलैंड मिल जाएगी, यहाँ पे आपको वेल्ड ग्रासलैंड मिल जाएगी। ठीक है, वेल्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाता है। 1 2 3 4। 31 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382% स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का औसत 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51। बिल्कुल सही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, यानी साउथ सेंट्रल एशिया की बात कर रहा है। इसके बाद क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, कहने का मतलब है ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साउथ सेंट्रल एशिया की अगर बात करेगा, साउथ सेंट्रल एशिया जो इंडोनेशिया चाइना की तरफ की बात है, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद ईस्ट एशिया में मिल जाएगी, चाइना, जापान वगैरह, फिर साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो यानी ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। 32 में कौन सा गलत है ये बताना है। विश्व के सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नील नदी की है। द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड इज नाइल रिवर। ये गलत है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा अगर बेसिन आप देखोगे ना तो वो अमेजोन का है। ठीक है, अमेजोन का है, जो कि ब्राज़ील में है, अमेजोन का है। बाकी सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम नदियाँ आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलती हैं। ये ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी नदियाँ नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ये भी सही हो जाएगा। यानी इसका मतलब है सिर्फ ऑप्शन 1 गलत है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 में आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है इसमें से, ये पहचानना है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत ये आपको कहाँ पे मिलेगा, भारत में मिलेगा क्या नंदा देवी पीक? क्या नंदा देवी पीक भारत में है? बिल्कुल दोस्तों, नंदा देवी आपको कहाँ मिल जाएगा, उत्तराखंड में मिल जाएगा। कामेट पर्वत ये कहाँ पे है? ये भी दोस्तों भारत ही में तो है। ठीक है, ये भी भारत हो गया। नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत कहाँ है दोस्तों, ये बताना है।
तो दोस्तों नामचा पर्वत हमारा ये भी भारत में ही मिल जाएगा, पता है हमको भैया, नामचा पर्वत। गरुला मंदांता पर्वत शिखर या गुरुला मंदांता माउंटेन पीक ये भारत की नहीं है, क्योंकि ये तिब्बत में मिलेगा, ठीक है, तिब्बत में हो जाएगा। यानी ये 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 1 2 3, ठीक है। चलिए देखते हैं 34 नंबर कह रहा कौन सा विकल्प गलत है, ये पहचानना, ठीक है। भारत में किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। जो एडोलसेंट है उनको 10 से 19 का मतलब होता है। भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया था दोस्तों, तो ये भी सही हो जाएगा। गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया था 1952 में। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु नहीं होगा यहाँ पे तमिलनाडु की जगह आपको क्या होना चाहिए था, तमिलनाडु की जगह आंध्रा हो जाता तो सही हो जाता, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये सही है, यानी ऑप्शन आपका सी वाला गलत हो जाएगा। चलिए 35 में निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई आते हैं। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। मतलब ये जो गोल्डन कॉरिडोर है ये आपको अगर पता हो तो कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, कोलकाता, मुंबई, ठीक है, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है। इसमें 2 जो कॉरिडोर हैं 2 बन रहे हैं, मतलब 2 गलियारे बन रहे हैं। प्रथम गलियारा उत्तर दक्षिणी गलियारा है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। एक तो ये है, श्रीनगर को किससे जोड़ रहा है, कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। द्वितीय गलियारा दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा है जो सिक्किम के सिलचर शहर तथा गुजरात के पोरबंदर शहर को जोड़ रहा है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि द्वितीय गलियारा पूर्व पश्चिम गलियारा है। पहली बात पूर्व पश्चिम गलियारा है, ठीक है। पूर्व पश्चिम मतलब ईस्ट से वेस्ट हो गया ये वाला, ठीक। ये किसको जोड़ता है दोस्तों, तो ये सिक्किम का नहीं है। अब दोस्तों ईस्टर्न मोस्ट जो है वो असम है ना, असम का सिलचर है और गुजरात का पोरबंदर है, बस सिक्किम नहीं, असम का सिलचर और गुजरात के पोरबंदर शहर को जोड़ता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलो यानी सी वाला इसका उत्तर गलत हो जाता। 36 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है फिर से। बिहार झारखंड की कोडरमा गाय हजारीबाग अब्रक बेटी अब्रक के अग्रणी उत्पादक है दोस्तों। कोडरमा गाय, ठीक है, और हजारीबाग अब्रक बेटी बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है दोस्तों, तो ये गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ नहीं है, कौन सा है, ओडिशा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है इसको। आंध्र प्रदेश की नेल्लौर अब्रक पेटी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक अब्रक पेटी है, ये भी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइका मिलेगा। और राजस्थान की खेतरी खदानें तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं, खेतरी माइंस जो रहे राजस्थान की कॉपर के लिए, ठीक है। ये चलिए 37 देख लेते हैं, मिनरल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। कौन सा सही है ये बताना है। मध्य प्रदेश की जो बालघाट की खदानें हैं देश का लगभग 52% बॉक्साइट उत्पन्न करती हैं, तो ये गलत है। मध्य प्रदेश की बालघाट खदानों से आपको 52% बॉक्साइट नहीं तांबा मिल जाएगा, यहाँ पे तांबे के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, कॉपर के लिए है ये, याद रखना। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों से तांबा मिलता है। दूसरा, मैंगनीज के भंडारण में गुजरात सबसे बड़ा राज्य है, तो ये गलत हो गया। मैंगनीज के भंडारण में गुजरात नहीं, यह आपको ओडिशा मिलेगा, ठीक है। ओडिशा सबसे नंबर 1 पे, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा याद रखना। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का प्रमुख उत्पादक है, ये ठीक है। जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, ये मेन प्रोड्यूसर है कॉपर के लिए, ठीक, ये आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन सी सिर्फ सही है, बाकी के 2 गलत हो जाते हैं। चलो, देश के कुल भूमि क्षेत्र के संदर्भ में भूमि क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में सेट करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा क्या है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, प्लेन्स मिलेंगे, है ना, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन जो देखते हो ये मिलते हैं। पर्वत आपको कम ही मिलेंगे, सिर्फ नॉर्थ साइड ही रिस्ट्रिक्ट है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट वगैरह हो गया, छोटे मोटे इधर नर्मदा के आसपास विंध्या सतपुड़ा। प्लेट्यूज सबसे कम है, सिर्फ डक्कन्स के ही मिलेंगे, यानी पहला सही हो जाएगा आपका इसमें से, ठीक है। चलिए 39 नंबर पे आ जाते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है 39 में। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है दोस्तों, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आप देख लो दिल्ली में मतलब प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा आपको पंजाब और हरियाणा के लोग ही मिलेंगे, ठीक। दूसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम ने 1968 में पहली बार अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी, ये भी ठीक हो जाएगा। जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष एकत्रित हुए थे, ठीक है। ये अर्थ समिट भी याद रखना है कि रियो अर्थ समिट कब हुई थी, 1992 में। कब हुई थी,
1992 में, ठीक है। तो ये भी ठीक हो जाएगा, यानी इनमें से कोई गलत नहीं होगा। 40 की बात कर लें अगर, 40 में कह रहा है कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है। एजेंडा 21 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की गई थी। एजेंडा 21 डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 बाय द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस ऑन रियो डी जेनेरो। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। 1987 में ब्रुंटलैंड कमीशन या ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को पेश किया था और इसे संसाधन संरक्षण के साधन के रूप में वकालत की थी। बिल्कुल सही है, ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट के आधार पर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था। दूसरी चीज़, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है दोस्तों। लेस देन 10% द एरिया शोन इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और आपका अंडमान एंड निकोबार। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इतना सारा एग्रीकल्चर थोड़ी देखने को मिलेगा। शोन एरिया मतलब जहाँ पे खेती होती है। अब यहाँ खेती लायक टेरेन भी तो होना चाहिए। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी इनमें से भी कोई आपको गलत नहीं मिलेगा। चलिए 41 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प इसमें गलत है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण भूमि निम्नकर का मुख्य कारण है। ओवरग्रेजिंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ओवरग्रेजिंग तो पता होगी ना दोस्तों, जो जानवर चारा खाते रहते हैं ना, उसी की बात कर रहा है। दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मतलब ये ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहा है। विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा लेटेराइट मृदा से नहीं बने, ये गलत है। ये सब दोस्तों अलूवियल सॉइल या जालोड़ मृदा मिलेगी। अलूवियल सॉइल, ठीक है, अलूवियल सॉइल या मिलेगी, या जलोड़ मृदा बोलते हैं इसको, जलोड़, ठीक है, जलोड़ मृदा। अब जितनी भी जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र, ये भी जलोड़ मृदा वाली होती है, अलूवियल सॉइल होती है, अपने साथ बहुत सेडिमेंट्स लेके आती हैं, बहुत फर्टाइल एरिया होता है ये। तो ये वाली स्टेटमेंट बस लेटराइट की जगह अगर क्या होता है जलोड़ या अलूवियल सॉइल तो सही होता है, ये गलत है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल, स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, एक्सेसिव इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब देखिए इरिगेशन भी ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन एरियाज़ में खेती सबसे ज़्यादा है ना। और इरिगेशन फैसिलिटी से सॉइल लीचिंग होती है, जो मिट्टी में उर्वरकता होती है वो भी बहती है, कम होती है, ठीक है। यानी इसका स्टेटमेंट सिर्फ 2 गलत है, पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 में आपको पहचानना है कौन सा इनमें से सही विकल्प है दोस्तों, ठीक है, वो भी पहचानना है। उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खादानों से उच्च कोटि का मैग्नेटाइट लौह निकाला जाता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि बस यहाँ मैग्नेटाइट की जगह क्या होना चाहिए था, हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट और निकलता है यहाँ से, हेमेटाइट, ठीक है। उड़ीसा से हमें उच्च कोटि का हेमेटाइट मिलता है, पहली बात। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, लाल मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यही गलत हो गया। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से लाल मृदा थोड़ी निकलती है, जलोढ़ मृदा या अलूवियल सॉइल निकलती है, अलूवियल या जलोढ़ मृदा। तो ये भी स्टेटमेंट हो गई गलत। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की पहाड़ियों की बैलाडीला श्रेणी में अत्यधिक उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला पहाड़ियों से मिलता है हमें क्या, हेमेटाइट। और हेमेटाइट हमें उड़ीसा के भी जो बादाम पहाड़ है खदान वहाँ से ही मिलता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा बस गलत है, ठीक है। मैग्नेटाइट की जगह हेमेटाइट होना चाहिए था, लाल मृदा की जगह जलोढ़ मृदा, ठीक है। चलिए 43 देख लेते हैं। 43 में कौन सा सही है, ये कह रहा है सही विकल्प पहचान लो। चावल के शीर्ष 3 प्रमुख उत्पादक देश कौन से, चीन, भारत, इंडोनेशिया, ठीक है। चीन, भारत, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा चावल आपको मिलेगा। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है चावल के लिए कम तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल के लिए कम तापमान नहीं दोस्तों, चावल के लिए हमें तापमान ज़्यादा चाहिए होता है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। चावल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मतलब होता है दोस्तों जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा इनके बीच में देश है, सब ट्रॉपिकल जो इनके ऊपर है, तो ये दोनों के लिए ठीक है। चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, ये भी बिल्कुल सही है। इनमें से मतलब 1, 3, 4 सही है, सिर्फ दूसरा गलत हो जाएगा। चावल पूरी दुनिया में अधिक मात्रा में खाया जाता है। चलिए 44 देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। कपास को वृद्धि के लिए उच्च तापमान,
हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन, मतलब फॉस्ट फ्री होना चाहिए, ओस वोस इतनी ना गिरे, और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ये वाली स्टेटमेंट तो है आपकी सही, इनमें से गलत तो नहीं है ये। दूसरी, कपास काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगता है। जैसे देखो ना महाराष्ट्र वगैरह में कितना अच्छा उगता है, मतलब जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है ना, जैसे महाराष्ट्र है आपका। और देशों में बात करोगे तो चीन, भारत, अमेरिका में बहुत है। मक्का के लिए उच्च तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। मक्का के लिए हमें उच्च तापमान नहीं चाहिए होता, मक्का के लिए हमें तापमान मध्य चाहिए होता है, मध्य तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है, बाकी वो सही है। दूसरी की बात करें अगर, मक्का को सु अपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मेज रिक्वायर वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, ये भी सही है। उसके पास क्या होना चाहिए, मतलब जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। सॉइल्स कैसी हो, फर्टाइल होनी चाहिए। यानी सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं इसमें। 45 देख लेते हैं। पटसन की फसल के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग क्रॉप ऑफ जूट, ठीक है। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, बिल्कुल दोस्तों। पटसन जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। जूट्स ग्रो वेल इन अलूवियल साइड, देखो ना वेस्ट बंगाल एरिया में अच्छा जूट होता है, सबसे ज़्यादा होता है। पटसन को उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। टेम्परेचर कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पानी ज़्यादा अपने आप ही गिरेगा, क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा होगा और अपने आप ह्यूमिड क्लाइमेट हो ही जाएगा वहाँ, ठीक है। ये पटसन की फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं, बिल्कुल। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जॉइंट। अब देखिए बांग्लादेश कारण है, बांग्लादेश मतलब बंगाल और बांग्लादेश में ही ज़्यादा होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र इतना डेल्टा बनाती है, उधर की मृदा अलूवियल बहुत है, जलोढ़ मृदा बहुत अच्छी है वहाँ की, ठीक है। यानी ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनमें से कोई गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 46 पे। फिर से आपको गलत विकल्प चयन करना है। कॉफ़ी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा सवाल है ये। कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, देखो ना टेरेस बना होता है, ऐसे ऐसे जीने बने होते हैं जहाँ कॉफ़ी उगती है, जिससे मिट्टी जो होती है वो आराम से पानी बह जाए वहाँ से, ठीक है, ड्रेन अच्छा हो जाए, तो ये सही है। लोमी सॉइल होना चाहिए, मतलब चिपचिपापन होना चाहिए थोड़ा उसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार लगभग 250 हेक्टेयर होता है। साइज जो होता है टिपिकल फार्म इन द यूएसए वो 250 हेक्टेयर के आसपास होता है, तो ये भी सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, स्थानांतरी कृषि के संबंध में गलत बताना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिगार्डिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये दोस्तों देखिए इस साल आपके आर में ये सवाल आया था, इसी साल, ठीक है, आर में आपको इसी जूबिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड सवाल था। तो दोस्तों ये आते हैं इस टाइप के, तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे स्थानांतरी कृषि को मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, ठीक है। ब्राज़ील में क्या बोला जाता है दोस्तों, ब्राज़ील में ये हुमा नहीं बोलते हैं, पहली चीज़ गलत हो गया, ये नोट करो, बी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ब्राज़ील में इसको रोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोका, ROC है, ठीक है। ब्राज़ील में इसको क्या बोला जाता है, रोका। मलेशिया में लदांग सही है। ज़ैरे बोला जाता है कहाँ पे, मसेले में, ठीक है, मतलब मसेले बोलते हैं ज़ायरे में, ठीक। हुमहा अगर पूछ ले दोस्तों, हुमहा कहाँ बोलते हैं फिर, तो हुमहा इंडोनेशिया में बोला जाता है, कहाँ, इंडोनेशिया में, ठीक है, ठीक है। मतलब बी ऑप्शन इसका गलत है कुल मिला के। चलिए 48 में पहचानना है आपको भैया गलत विकल्प कौन सा गलत है। 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। तो पता होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये गैस निकली थी 1984 में, बहुत लोग मारे गए थे इससे, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। 2005 में दक्षिण कोरिया के चोग किंग के गांव कियाओ में गैस कुएं में विस्फोट के कारण 243 लोग मर गए थे। तो ये दक्षिण कोरिया में नहीं है दोस्तों, चोगा किंग ये चीन में है, आपके चाइना में मिलेगा, ठीक है, चाइना में था ये। यानी ये स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ आपका पहला वाला इसमें स्टेटमेंट नहीं गलत पूछ रहा है, तो गलत के हिसाब, पहला तो सही है, गलत के हिसाब से ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए 49 पे चलते हैं। 49 क्या कह रहा है, कौन सी झील ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले मैप्स में भी पढ़ाया है, जब मैं नॉर्थ अमेरिका का मैप आपको पढ़ा रहा था, अगर मैपिंग नहीं देखी तो उसको देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हुरैन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर, है ना। H से हुरॉन, O से ओंटारियो, M से मिशिगन, E से एरी, S से सुपीरियर। तो देखो सुपीरियर, हुरैन, ओंटारियो ये सब आ गई, 1 2 3 आ जाएगी, है ना। कौन सी अंतर्गत आती है, सुपीरियर, हुरैन, ओंटारियो, यानी 1 2 3 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
चलो 50 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। पिट्सबर्ग कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो पिट्सबर्ग कोयले की खानों के लिए नहीं प्रसिद्ध है, इस्पात नगर है पिट्स, है ना, इस्पात उद्योग है, स्टील इंडस्ट्री है, इस्पात उद्योग के लिए फेमस है पिट्सबर्ग। नॉर्थ अमेरिका में जो है ना, मतलब नॉर्थ अमेरिका भी यूएसए बोलो, यूएसए में जो पिट्सबर्ग है ये इस्पात या स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, यही गलत हो गया। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकाची में सन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी, ये भी सही है, यानी इनमें से आपका कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 51 देख लेते हैं, 51 में गलत विकल्प को चुनना है, कौन सा विकल्प गलत है। अहमदाबाद में 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी, तो ठीक है, ये अहमदाबाद में पहली कॉटन मिल कब बनी, 1859 में। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र निर्माण केंद्र है, जो ओसाका है जापान में, वो कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, ये भी ठीक है। और ओसाका जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, ये भी सही है, यानी कोई इनमें से गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 52 देख लेते हैं। कह रहा मानव निर्मित रेशों से या मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं, तो देखिए नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, एक आपने रेयॉन सुना होगा, ठीक से लिख देता हूँ, रेयॉन, ये सब मैन मेड फाइबर होते हैं, ठीक है, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, यानी इसका आंसर तो 1 2 3 हो गया। पर अगर मैन मेड की जगह नेचुरल फाइबर पूछ लेता आपसे, ठीक है, नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक रेशों से क्या बनता है, तो प्राकृतिक रेशों से आपने सुना होगा जैसे ऊन, शीप भेड़ों से निकाल लेते हैं ना, खरगोशों से भी ऊन निकलता है, रेशम है आपका, ठीक है, रेशम है, ऊन है, कपास है, ठीक है, लिनन है, जूट है, ये सब आपको नेचुरल फाइबर से मिलता है। लिनन की शर्ट पहनते हो ना, ये सब नेचुरल फाइबर से बनता है, थोड़ा महंगी पड़ती है वो, ठीक है। 53 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गलत का चयन करना, ठीक है। लैटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधी, उपोष्णकटिबंधी जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। लैटेराइट सॉइल डेवलप कहाँ होती है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ठीक है, ये सही है। लैटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, डीप और एसिडिक होती है, सही है। लैटेराइट मृदा ज़्यादातर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलती है, ये भी सही हो जाएगा। जो ह्यूमस होता है इसमें कम होता है कह रहा है लैटेराइट में, तो ये गलत है, ह्यूमस अच्छा खासा इसमें पाया जाता है, सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है लैटेराइट मृदा में। जहाँ पर्णपाती एवं सदा भारी वन पाए जाते हैं वहाँ ह्यूमस की कम मात्रा नहीं होती है, ज़्यादा ही होती है, ठीक है। चलो 54 में भी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा उपयोग, मतलब कौन सा सही है। काली मृदाओं को रेगुर मृदा कहा जाता है, तो रेगुर सॉइल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत बढ़िया है, ये तो बच्चे को भी पता होगा। काली मृदा को काली कपास मृदा भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो कपास की खेती अच्छी करता है। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़ में होगी, ठीक है, यहाँ काली मिट्टी अच्छी मिलती है क्योंकि पठारी एरिया है जो कि वॉल्केनिक इरोजन से बना हुआ है। काली मृदाएं दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों घाटियों तक फैली हैं, ठीक है, ये भी, यानी इनमें से सारे ही सही है, कोई गलत नहीं है। चलिए 55 पे आते हैं। 55 में कह रहा भैया गलत बताना है कौन सा है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से मिलती, अलकनंदा के उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। बिल्कुल दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ से फिर गंगा बन जाता है देवप्रयाग में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए बहुत अच्छी हैं, तो ये सही है दोस्तों, ठीक है। सिंधु जल संधि के नियमों अनुसार भारत इस नदी का प्रकम के संपूर्ण जल का 30% जल ही उपयोग कर सकता है दोस्तों, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। तो आपको पता 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इंडिया सिर्फ 20% पानी का यूज़ करता है, 30 नहीं, ठीक है, 20%। चलिए 56 में आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, ये बताना है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड बिटवीन 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, हेंस दे आर कॉल्ड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इन्हें उपोष्ण कटिबंधी पश्चिमी जेट धाराएं बोलते हैं। अब एक चीज़ समझो, जेट स्ट्रीम मतलब बहुत फास्ट मूविंग विंड होती है। ये जो 27 मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है यानी कर्क रेखा होता है और इधर मकर होता है, इसके नीचे मतलब इधर जाओगे नीचे, इधर ऊपर 27 से 30 डिग्री में बहुत तेज़ी से ये चलने वाली होती हैं। जब नहीं वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इधर से जब प्लेन जा रहे थे सारे यूएसए के, तो बहुत क्या हो रहा था, तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे, जब उधर से आ रहे थे बहुत धीरे हो जा रहे थे, तब पता चला था अच्छा यहाँ जेट स्ट्रीम है जो अपने आप ही हवा को मतलब हमें पुल कर दे रही थी, तो ये सही था। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण भारत विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है, तो ये भी सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है। इंडिया कौन से नंबर पे है, 4थे पे है,
एशिया में और पूरे वर्ल्ड में 10वें पे विभिन्न टाइप के पौधे पाए जाने में। 57 नंबर पे चलते हैं। 57 क्या कह रहा है? 57 में भी आपको ये बताना है निम्नलिखित में से गलत कौन है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में मैनग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये डेल्टा बनाती हैं। गंगा यमुना डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे टिकाऊ मजबूती लकड़ी प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है ये दोस्तों। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर लेटेराइट मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। बिल्कुल सही है। देखो, ये जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं मैनग्रोव, ये साइक्लोन से भी बचाते हैं। अगर मैनग्रोव हटाओगे तो साइक्लोन बहुत आते हैं। ये साइक्लोन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं उन राज्यों को। तो इनमें से तो कोई गलत नहीं है, सभी सही हो जाएंगे। 58 में देख लेते हैं। सही विकल्प बताना है दोस्तों 58 में कौन सा है। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला सिटी इज सिचुएटेड ऑन वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल। दूसरा, गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल दोस्तों, इनको मेघना बोलते हैं वहाँ पे। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, जब गंगा को तो वहाँ पद्मा बोल देते हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है। और जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं तो ये मेघना बन जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में तथा शेष बांग्लादेश में स्थित है। तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ठीक है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में है, बाकी बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में होगा। ठीक है, इधर पाकिस्तान। चलिए, यानी 1 बिल्कुल ठीक है दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन है, आपका रिवीजन करने के लिए बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, अगर अच्छे से अपनी ज्योग्राफी को पूरी कंप्लीट रिवीजन चाहते हो। चलो, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंटर ने। जॉर्ज लेमेंटर ने, बिल्कुल ठीक है ये। सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड वैगनर ने। तो ये गलत है दोस्तों। सुपर स्ट्रिंग जो सिद्धांत है ये किसने दिया? स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। ठीक है, अब तो स्वर्ग सिधार गए। स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। बाकी चतुष्फलक सिद्धांत विलियम लिथियन ग्रीन ने दिया है, और पेडी प्लेसन चक्र ये एलसी किंग ने दिया। ठीक है, तब पता चल गया होगा आपको। ठीक है, चलिए, आपको अगर अच्छा मैं अल्फ्रेड वैगनर की बात करूं तो आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, वो दी थी उन्होंने। चलिए, 60 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कर। चलिए, आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक निकोलस कॉपरनिकस को बोला जाता है। खगोल विज्ञान का जनक निकोलस कॉपरनिकस को बोलते हैं। मानव भूगोल का जनक दोस्तों ये जेम्स रोनल। ये गलत है, क्योंकि ये बोला जाता है वाइडल डी ला बलाचे। ठीक है, वाइडल डी ला बलाचे, वाइडल डी ला बलाचे को बोलते हैं मानव भूगोल के जनक। मानव चित्रकला का जनक किसको बोलते हैं? क्लॉडियस पोटोलमी। ठीक है, क्लॉडियस टोलमी को भी बोलते हैं, क्लॉडियस टोलमी। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए, 61 देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, इसमें से कौन सा सही है। लौंग का द्वीप भूटान गलत है दोस्तों। लौंग का द्वीप किसको बोलते हैं? जंजीबार द्वीप को बोलते हैं। ये अगर आपने पढ़ा हो, जंजीबार द्वीप, याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि लौंग का द्वीप क्या है। तो जंजीबार द्वीप को लौंग का द्वीप कहते हैं। अफ्रीका में है, यही तंजानिया के पास पड़ता है। ठीक है, नदियों का देश बांग्लादेश, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एम्पायर सिटी ये न्यूयॉर्क को बोला जाता है। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी बोलते हैं। हज़ार झीलों की भूमि ये म्यांमार नहीं है, फिनलैंड है। फिनलैंड को क्या बोलते हैं? हज़ार झीलों की भूमि है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ठीक है, बढ़िया था, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आपके आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा पकड़ बनाइए। 62 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? डैन्यूब नदी यूरोप में है दोस्तों। डैन्यूब रिवर कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। रियो ग्रांडे रिवर बिल्कुल सही है, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका का बॉर्डर भी बनाते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ला प्लाता रिवर ये साउथ अमेरिका में है, ये भी सही है। सॉल्विन रिवर कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, ये गलत हो जाएगा आपका पहली चीज़। ठीक है, कौन सा? सॉल्विन रिवर। ये आपको कहाँ मिलेगी अगर पूछ ले आपसे, ये समझ लो पहले कि अगर आपने मैप में देखा होगा तो ये म्यांमार और थाईलैंड में आपको मिल जाएगी ना, म्यांमार थाईलैंड के बॉर्डर पे मिल जाएगी साल्विन नदी। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका गलत है। ठीक है, साल्विन नदी आपको कहाँ मिलेगी? थाईलैंड है, म्यांमार वगैरह, इन सब की जगह पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए 63 देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है। तो एंजल जलप्रपात ये वेनेजुएला में है, ये बिल्कुल सही है। एंजल फॉल कहाँ है? वेनेजुएला। योसेमाइट फॉल नॉर्वे, ये गलत है। योसेमाइट फॉल आपको मिलेगा कैलिफोर्निया में। कहाँ मिल जाएगा? कैलिफोर्निया में मिल जाएगा। सदरलैंड फॉल्स की बात करेंगे अगर आप, तो ये आपको न्यूजीलैंड में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी वोलम्बोबी फॉल्ट जो है, वोलम्बोबी फॉल्स, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। तो याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ सकता है आपसे।
जो कि वर्ल्ड के फॉल्स पूछता है। 64 गलत बताना है दोस्तों कौन सा इसमें से गलत है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, ठीक है, ह्यूमरॉन नहीं, ह्यूरॉन। सू कैनाल कनेक्ट सुपीरियर लेक्स टू ह्यूमरॉन नहीं है, ह्यूरॉन होता है, ठीक है, ह्यूरॉन, हुरॉन होगा, ठीक है, इतना इसको करेक्ट कर लेना जरा। सूट कैनाल इंपॉर्टेंट है, सू कैनाल किसको जोड़ता है, सुपीरियर लेक को ह्यूरॉन से। पनामा नहर एरी झील को और ओंटारियो झील से जोड़ती है, ये कितनी बदतमीजी, अभी बताया था ना। पनामा कैनाल किसको कनेक्ट कर रही थी, अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से, कैरेबियन सी को जोड़ती है पैसिफिक ओशन से, ये भी कह सकते हो, ठीक है, पनामा, तो ये तो गलत हो गई। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, कील कैनाल किसको कनेक्ट करती है, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है, मैनचेस्टर कैनाल कनेक्ट मैनचेस्टर टू लिवरपूल, ये सब सही है, सिर्फ ऑप्शन बी गलत है इसमें। 65 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। 65 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। भारत में आर्द्र भूमि का कुल क्षेत्रफल 2.9 मिलियन हेक्टेयर है, तो भारत में टोटल वेटलैंड 2.9 मिलियन हेक्टेयर नहीं, 3.9 मिलियन हेक्टेयर है, कितने, 3.9 मिलियन हेक्टेयर, तो पहले ही गलत हो गया। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नागर हवेली, तमिलनाडु, गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट। उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आर फाउंड मोर देन 30% ऑफ द लैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, ये भी, यानी सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट गलत था इसमें। 66 देख लेते हैं, सही विकल्प बताना है दोस्तों, 66 में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, बता देंगे आप आराम से। इसको इस्पात संयंत्र झारखंड में है दोस्तों, इसको इस्पात संयंत्र झारखंड में है, तो यही शुरुआती गलत है। इसको इस्पात संयंत्र आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, कहाँ है, इसको वेस्ट बंगाल में, ठीक है, याद रखना। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी 2, 3, 4 सही है सिर्फ, और पहला गलत है आपका, इसको गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गपुर वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोई समस्या परेशानी तो बताना प्लीज़। चलिए 67 देखते हैं, 67 में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष इटली में है, बिल्कुल ठीक है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी सही है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑस्ट्रिया में है, वियना में, ये भी सही है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, ये आपका गलत है, ये सिंगापुर में है, फ्रांस में नहीं है, ठीक है, ये सिंगापुर में है, यानी सिर्फ 1, 2, 3 इसका सही उत्तर है, चौथा गलत हो जाएगा। चलिए 60 देखते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से गलत बताना है कौन है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ या साउथ ईस्ट एशियन नेशन कब बना था, ये 8 अगस्त 1967 को बना था। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है इसका, ये भी सही है, ठीक है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, कौन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के संस्थापक सदस्य यही थे, ठीक है। इंडो, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, इन्होंने ही बनाया था। यह 9 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अंतर सरकारी संगठन है, तो इसमें 9 देश नहीं है, 10 देश हैं, ठीक है। कितने देश हैं, 10 देश हैं, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, 5 तो यही हो गए। और 5 आपके नए जो अगर पूछ ले तो ब्रूनोई, कंबोडिया, लाओस, ठीक है, म्यांमार, ये सब आ जाएगा, वियतनाम, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है, किस फसल को उगाने के लिए, पैडी मतलब धान की खेती, गेहूं, बाजरे या ज्वार, तो दोस्तों ज्वार के लिए सबसे कम वर्षा चाहिए, सोरगम के लिए, ठीक है, ज्वार के लिए। चलिए 70 पे आ जाते हैं, 70 क्या कह रहा है। 70 में भी आपको ये पहचानना है इनमें से सही कौन सा है, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि शामिल है। कल्टिवेबल लैंड अप टू 10,000 हेक्टेयर इज इंक्लूडेड अंडर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो ये ठीक हो जाएगा। दूसरा, मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 5,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि शामिल होती है, किसमें, मध्यम में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें 2,000 से 10,000 आता है, कितना, 2 के लिख देता हूँ इंस्टाग्राम वाली लैंग्वेज, 2,000 से 10,000, ठीक है, कितना आता है, 2,000 से 10,000, तो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, ठीक। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 20,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि शामिल है, ठीक है, तो लेस देन 2,000 का होगा। देखो 2,000 से कम होगा, अगर 2,000 से कम होगा तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, 2 से 10 के बीच में अगर है तो वो मीडियम है, 10 से ज़्यादा है तो वो मेजर हो गया, सिंपल है, ठीक है। यानी सिर्फ इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड कैशमेंट एरिया, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा,
एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। एन एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। बिल्कुल सही है। और क्या, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? नदी ये बह रही है, उसमें जो ट्रिब्यूटरियाँ हैं, तो ये पूरा बेसिन है। बेसिन मतलब आपने वो देखा बेसिन, एक तरह से किचन में आपके लगा होता नहीं, जिसमें कब बर्तन वर्तन धुलते हैं, बेसिन। तो जहाँ तक पानी रहता है उसी को बेसिन बोलते हैं। ठीक है, चलो। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को नदी द्रोणी कहा जाता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका गलत, ठीक, क्योंकि एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका सिर्फ आपका 1 और 2 सही होगा। ठीक है, दूसरे में बस यहाँ नदी द्रोणी की जगह जल विभाजक होता तो सही हो जाता। 72 पे आ जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्वत चोटियों के संबंध में सही विकल्प चुनना है आपका, कौन सा इसमें सही है। ठीक है, सैडल पीक ये ग्रेट अंडमान में है, तो ये आपका हो गया गलत। सैडल पीक आपको कहाँ मिलेगा? उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान में। ठीक है, नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान में, तो ये तो गलत है। माउंट डियोवोली, ठीक है, माउंट डियोवोली कहाँ मिलेगा आपको? मध्य अंडमान में, ये ठीक है। माउंट कोयोब कहाँ मिलेगा आपको? दक्षिणी अंडमान, ये भी सही हो जाएगा। माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में मिलेगा। माउंट थोइल्लुर ये कहाँ मिलेगा? ये उत्तरी अंडमान में नहीं, निकोबार में नहीं मिलेगा, ये ग्रेट निकोबार में मिलेगा। ठीक है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। यानी सिर्फ इसमें कौन सा सही बैठ रहा है? इसमें सिर्फ 2 और 3 सही हैं। ठीक है, मतलब माउंट डियोवोली सही है, माउंट कोयोब सही है, सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है, और माउंट थोइलूर आपको ग्रेट निकोबार में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये याद जरूर रखना, फिर पूछोगे अरे यार याद कर लेता तो आ जाता। चलिए 73 देख लेते हैं। कह रहा कोपेन योजना के अंतर्गत जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार BSHW शब्द क्या दर्शाता है? ठीक है, कोपेन क्लाइमेट्स जो होता है क्लासिफिकेशन, BSHW का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो देखिए उसका मतलब होता है आपका अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु या सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट। ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, अगर आपको पूछेगा कोल्ड ह्यूमिड विंटर, पोलर टाइप और हॉट डेजर्ट, इनका भी तो याद होना चाहिए। तो आपको एक बार जो कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो याद करना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लो। जैसे अभी मैं आपको तो गर्म मरुस्थल का बता दे रहा हूँ, BWHW हो जाता है। ठीक है, लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र जलवायु की बात करोगे तो ये DFC हो जाएगा, ध्रुवीय प्रकार E हो जाएगा, है ना। तो एक बार कॉपर क्लाइमेट याद करना, मैं बता दूंगा। अगर आप बताइएगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो छोटा सा बना दूंगा। चलिए 74 देख लेते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, या निम्न में से सही बताना है कौन सा। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर, बैतरणी रिवर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ईस्ट की तरफ बहने वाली बैतरणी होती है, ब्राह्मणी है, पालार है। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर ये भी सही है, बैतरणी, ब्राह्मणी, पालार, ये ठीक है। ये दानधार रिवर गलत है। ठीक है, ईस्ट की तरफ बहने वाली कौन है? बैतरणी, ब्राह्मणी, पालार, ये सब बिल्कुल सही हो जाएंगी। यानी 1 3 4 है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाए, नहीं 1 2 4 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन C सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटे जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी का चयन करना है कि सबसे छोटा जो कैचमेंट एरिया है वो किसका है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र मतलब कहाँ तक उसमें पानी का रख रखाव रहता है, मतलब पानी रहता है उसमें। ठीक है, किस एरिया तक? पालार, वैतरणी, भरत पूजा या सुवर्ण रेखा नदी। तो देखिए इनमें से सबसे छोटा कैचमेंट एरिया आपको भरत पूजा रिवर का मिलेगा, और ये आपको तमिलनाडु, केरल एरल के आसपास मिल जाएगी। सबसे छोटा ड्रेनेज है इसका। ठीक है, सबसे मतलब कैचमेंट एरिया जो कहेंगे ये सबसे छोटा आपको मिलेगा इसको। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है? 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित रॉश द्वीप समूह का, किसका? रॉश द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था, तो ये ठीक है। 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित नील द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया था, ये भी ठीक है। तो याद रखना है, रॉश द्वीप का नाम क्या रखा? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैवलॉक द्वीप समूह का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, 3 आइलैंड जो है, रॉश आइलैंड, नील आइलैंड और आपका हैवलॉक आइलैंड। ठीक है, इन तीनों के नाम बदल दिए गए हैं। चलिए 77 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीप समूह को अलग करता है। कितनी बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ अभी जब RO करा रहा था। तो मिनिकॉय है ना, और मालदीव, इसके बीच में आपको 8 डिग्री चैनल मिल जाएगा। ठीक है, मिनिकॉय और ये आपका मालदीव 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल कहाँ मिल जाएगा? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल आपको मिल जाएगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री। 10 डिग्री चैनल अरब सागर में अंडमान द्वीप
समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है दोस्तों? तो ये अरब सागर में कहाँ से आ गया? अरब सागर में थोड़ी है, ये आपको कहाँ मिलेगा? बंगाल की खाड़ी में ना। ये कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। 10 डिग्री चैनल कहाँ है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये अंडमान आइलैंड को किससे अलग करता है? अंडमान आइलैंड को करता है निकोबार आइलैंड से अलग, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, ये तो 8, 9, 10 डिग्री चैनल एकदम रटे होने चाहिए आपको, यानी इसमें तो 1 और 2 सही है सर। चलिए 78 देखते हैं। कह रहा है इनमें से गलत ऑप्शन बताना कौन सा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड इन एंटी साइक्लोन इज क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। मतलब भैया जैसे ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर है सदर्न, तो यहाँ पे कह रहा है जो एंटी साइक्लोन चलता है, एंटी साइक्लोन वो क्लॉकवाइज चलता है, नदर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की सुई की दिशा में चलता है, जैसे ऐसे है ना, जैसे घड़ी चलती है। और यही उल्टा हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। कैसे चलता है? सदर्न हेमिस्फीयर में चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंटी साइक्लोन जो है, एंटी साइक्लोन वो क्लॉकवाइज चलता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और साइक्लोन चलता है कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं अपनी अपनी जगह। भूमध्य रेखा के 35 डिग्री और 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच पश्चिमी तटों पर वर्षा अधिक होती है और पूर्व की ओर कम होती है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 35-40 डिग्री में वर्षा जो होती है ये कम होती है, ठीक है, पर ये पश्चिम की ओर होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? पूर्व की ओर नहीं, यहाँ पे वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, पूर्वी तटों पर वर्षा अधिक होगी और पश्चिमी तटों पर वर्षा कम होगी, उल्टा है यहाँ। मतलब यहाँ पूरब कर दो और यहाँ पश्चिम कर दो। ठीक है, तो इसका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित जल निकायों को लवणता के आधार पर आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में इसको सेट करना है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम सॉल्ट कहाँ होगा और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट, मृत सागर, तुर्की वन लेक। चलिए ठीक है, तो देखिए सबसे कम जो होगा आपको ग्रेट सॉल्ट लेक में मिलेगा, फिर डेड सी में मिलेगा, फिर टर्की के वेन लेक में। तो याद रखो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सैलिनिटी है, लवणता है, ये टर्की के वेन लेक में मिलती है। उसके बाद डेड सी आता है। ठीक है, याद रखिए, और फिर ग्रेट सॉल्ट लेक, यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा। प्रति किलोग्राम समुद्री जल में निम्नलिखित में से किस अवयव की मात्रा सबसे कम होती है दोस्तों? ठीक है, तो बोरेट सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। बोरेट 0.02 के आसपास पाया जाएगा। ठीक है, और इनमें से अगर सबसे ज़्यादा पूछ ले क्या मिलता है, तो क्लोरीन। हमें पता होगा पानी में सबसे ज़्यादा, समुद्र वाटर में हमें क्या मिलता है? क्लोरीन मिलता है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम बोरेट। ठीक है, 81 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? ठीक है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों देखिए, इंस्टीट्यूशन से एक सवाल तो आता ही आता है हर साल, चाहे आरओ हो चाहे यूपीपी से। तो ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन आपको याद करना पड़ेगा। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको, ये गलत है, ये आपको कहाँ मिलेगा? हरियाणा में मिलेगा। पहली चीज़ हरियाणा, करनाल हरियाणा। ठीक है, करनाल में है, हरियाणा में। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपको तिरुवनंतपुरम केरल में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर मैं ऐसे ही बता दूं बिना गंदगी करे लिखे हुए, तो केंद्रीय कंद फल अनुसंधान संस्थान ये तिरुवनंतपुरम में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पे मिल जाएगा? करनाल हरियाणा में। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये आपको कहाँ पे मिलेगा? जोधपुर राजस्थान। ये आया भी था इस बार पेपर में, आरओ में ये आया है, इस बार ये आया है। ठीक है, ये पूरा एज इट इज आया है। और केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? लखनऊ में है दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 बिल्कुल सही है इसके, याद रखिएगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। फिर प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये पैसिफिक ओशियन में नहीं है, ये गलत है। ये मैं आपको इससे पहले भी करा चुका हूँ कि ये अटलांटिक में है। ठीक है, अटलांटिक में है प्यूर्टो रिको, तो ये हो गया गलत। टोंगा ट्रेंच प्रशांत महासागर में है, सही है बिल्कुल। अटाकामा ट्रेंच ये भी प्रशांत में मिलेगा, ये भी सही है, यानी 1, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है दोस्तों। कौन सा गलत है? बास जल डमरू, ये मैंने कल ही आपको बास स्ट्रेट पढ़ाया है ऑस्ट्रेलिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जिसने कल का मेरा मैप पढ़ा होगा आराम से उसने इसका जवाब दे दिया होगा कि सर बास स्ट्रेट जो होता है ये तस्मान सागर को दक्षिण सागर से कनेक्ट करता है, मतलब तस्मान सी को साउथ सी से। ठीक है, तस्मान सी को साउथ सी से, तस्मान सी मतलब आपको ये ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पे तस्मानिया जो पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बास स्ट्रेट है ये। ठीक है, चलिए, तो यानी ये जो है ऑप्शन ये गलत है। बाकी सुंडा स्ट्रेट जावा सी को इंडियन ओशियन से, जो आपका ओटारांटो स्ट्रेट है ये एड्रियाटिक सी को आयोनिक सी से, और आपका टॉरस स्ट्रेट आरफूरा की सी को गल्फ ऑफ पपुआ से। ठीक है, तो इनमें से याद रखना है, स्ट्रेट पेपर में आते हैं। सबसे कम तटीय रेखा की लंबाई वाले राज्य का चयन करना है। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसान से अंतर बता सकते हो। केरल, उड़ीसा,
वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, जी हाँ। तो सबसे छोटा इनमें से वेस्ट बंगाल का हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल का। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प इसमें से सही है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला डंकन पास। डंकन पास दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान के मध्य से अलग करता है, मतलब साउथ अंडमान जो होता है उसको किससे अलग करता है, लिटिल अंडमान से, डंकन पास, ठीक है। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप और दक्षिण अंडमान के मध्य है। कोको स्ट्रेट कहाँ पे कह रहा है, कोको द्वीप और दक्षिण अंडमान के मध्य, गलत है दोस्तों। कोको स्ट्रेट आपको कोको आइलैंड जो म्यांमार में है और नॉर्थ अंडमान के बीच में मिलेगा, ठीक है। कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान यहाँ होना चाहिए था, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान होना चाहिए था, ये गलत है। गल्फ ऑफ मन्नार दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार, तो ये सही है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य लाइन डिवाइड करती है, ये भी सही है, यानी 134 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए 86 नंबर देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल मिल गया आपको। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, मतलब पासेस के बारे में, कौन सा पास कहाँ पे, ठीक है। बोमडीला दर्रा, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बोमडीला पास, तो अरुणाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। देवसा पास हिमाचल प्रदेश, ये भी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। दीफू पास उत्तराखंड, ये गलत है दोस्तों। दीफू पास कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, अरुणाचल में, ठीक है, ये आपको अरुणाचल में मिलेगा, ये वाला गलत था। पेंसिला दर्रा लद्दाख, पेंसिला पास लद्दाख, ठीक है, यानी कहने का मतलब है सिर्फ चौथा गलत है, यानी बी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है, बी। 87 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, सही देख लेते हैं। जैविक विविधता अधिनियम या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये 2006 में आया, गलत है, इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखो, 2002 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये बिल्कुल सही है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2009 में नहीं आया था, ये 2010 में आया था। जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, ये दोस्तों गलत है, इसको 1974 में लाया गया था, ठीक है। तो ये देखिए क्रोनोलॉजी का ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है, साल आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, चाहे जैसे करो। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, फिर से देखिए, तो अभी कुछ चीज़ें तो ऊपर से मिल ही जाएंगी, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी सही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आया है, ये भी सही है। प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम, ये 2016 का है, ठीक है। तो ये एक्ट 8 के 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया, 1986। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बना 2010 में, और आपका जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम 2016, ठीक है। ये एक जगह लिख लो या कुछ भी करो, याद जरूर करो, पूछता है पेपर में। चलिए 89 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा देश के अधिकांश भाग में फैली हुई है, तो दोस्तों ये तो बच्चे को पता है, जालौर मृदा या अलूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अलूवियल सॉइल। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है लाल मृदा या रेड सॉइल, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आती है आपकी ब्लैक सॉइल, चौथे नंबर पर आएगी आपकी ये, ठीक है। चलिए, मतलब कहने का ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ऐसे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प इसमें से सही है, ठीक है। जालौर मृदाएं, इसमें पोटाश तथा चूना अच्छी मात्रा में पाया जाता है, प्रचुरता होती है इसकी, ठीक है। पोटाश और लाइट ठीक ठाक पाया जाता है, मतलब अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और आपका क्या आता है भैया, आ गया काली मृदा। काली मृदा में क्या पाया जाएगा, काली मृदा में पोटाश, चूना तथा मैग्नीशियम ये पाया जाता है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा में राजस्थान वगैरह में देखो लवण और ज़्यादा मिलता है, तो लवण तथा फास्फोरस ज़्यादा मिलेगा। और पर्वतीय जो मृदा होती है वहाँ पोटाश तथा फास्फोरस अच्छी मात्रा मिलता है, यानी ये अच्छे मैच कर रहे हैं सारे ही। तो एक ही में आपको सारा कॉम्पोजिशन मिल गया, देखिए, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको हर जगह ये नहीं मिलेगा। अच्छे से इसको याद कर लो, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार करना है दोस्तों, कौन सा सही है। हेलसिंकी सम्मेलन, ये सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए होता है, हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस, प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट, ठीक है। ये माल्मो घोषणा पत्र, ये किसके लिए था, पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका, ये भी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, माल्मो डिक्लेरेशन, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का भी रोल रहेगा। नैरोबी घोषणा पत्र, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, यानी तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही हो जाएंगी, ठीक है। चलिए 92 में डैश में वार्सो सम्मेलन में आयोजित डैश में ग्रीन क्लाइमेट फंड पेश किया गया था। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है 2013 में जो वार्सो हुआ था आयोजित, वहाँ पे COP19, ठीक है, उसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड पेश किया गया था, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर, दिए गए लवणों में से किस लवण की लवणता प्रति 1000 ग्राम
महासागरीय जल में सबसे अधिक होती है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट? तो देखिए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड ऑब्वियसली इसमें सबसे ज़्यादा होगी ना, साधारण नमक में खुद ही एक नमक ही समझो इसको। चलो 94 देख लेते हैं भैया, 94 क्या कह रहा है? गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा इसमें से गलत है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा नदी द्वारा अपवाहित हैं। हिमाचल और उत्तराखंड, ठीक है ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। लघु हिमालय को स्थानीय रूप से हिमालय प्रदेश में धौलाधार और उत्तराखंड में नागटिब्बा कहते हैं, नागतिब्बा नहीं, नागटिब्बा, ठीक है, नागटिब्बा, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधार। ये भी स्टेटमेंट सही है। भूतिया जनजाति को लोग लघु हिमालय की घाटियों में रहते हैं, नहीं, भूतिया आपको पता होगा दोस्तों ये कहाँ पे रहते हैं? भूतिया जनजाति के लोग वृहद हिमालयों की घाटियों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वृहद हिमालयों की घाटियों में, ठीक है, जो या ग्रेट हिमालय इंग्लिश में बोले तो ग्रेट हिमालय, ठीक, तो ये गलत था, यानी सी गलत हो जाएगा। 95 में भी आपसे गलत ऑप्शन पूछ रहा है, कौन सा गलत है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच में है। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय आर सिचुएटेड बिटवीन रावी रिवर एंड वेस्ट इन द काली रिवर ईस्ट, ठीक है ये बिल्कुल, काली रिवर नेपाल के पास जो बहती है। उत्तर पश्चिम हिमालय या कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ केसर की स्थानीय किस्म जाफरान की खेती की जाती है, ये भी सही है। इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 96। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है? दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है, ठीक है। हिमालय एक्सटेंड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन, बिल्कुल दोस्तों, हिमालय का अगर एक्सटेंड आप देखोगे पूरा वहां तक जाएगा। बृहद हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। तो दोस्तों ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल के बीच में आपको क्या मिलेगा? कश्मीर वैली। इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर वैली मिलेगी, ठीक। दूसरी चीज़, दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण हिमनद जैसे बाल्टोरो और सियाचिन भी कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। इनमें से कोई गलत नहीं है, सारे ही सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए बहुत। चलिए 97 देख लेते हैं। 97 क्या कह रहा है? फिर से गलत बताना है क्या है इसमें? मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम डेल्टास बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल दोस्तों, जो पूर्व की ओर जितनी नदियां बहती हैं मोस्ट ऑफ द रिवर्स सब डेल्टा बनाती ही बनाती हैं, बिल्कुल सही है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव बिल्कुल भारत के हिंद महासागर में ही तो है ये दोनों, बिल्कुल सही। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू द्वारा, मतलब पाक स्टेट नहीं है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उससे अलग होता है, बिल्कुल सही है। ये बचपन से पढ़ा है हमने, बिल्कुल सही है, ये बच्चों वाली चीज़ थी। 98 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के 4 जिलों के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के 4 जिले। माहे जिला कर्नाटक राज्य में घिरा हुआ है, कौन सा? माहे जिला, तो ये गलत है भैया, माहे कर्नाटक में नहीं है, माहे आपको केरल में मिलेगा। ये कहाँ पे? केरल में। माहे जिला कहाँ है? केरल में। कराईकाल तथा पुडुचेरी जिले तमिलनाडु में है, बिल्कुल ठीक है। माहे कहाँ है? केरल में। कराईकाल और पुडुचेरी तमिलनाडु में। यनम आंध्र प्रदेश में है। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है, कराईकाल पुडुचेरी कर्नाटक में, मतलब तमिलनाडु में, ठीक है। यानी सिर्फ पहला गलत हो गया, 2 और 3 सही है, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है, 99 में कौन सा गलत है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, इंदिरा कोल पढ़ा है आपने। और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात के कच्छ जिले में है। बिल्कुल, वेस्टर्न पॉइंट क्या है? गुजरात के कच्छ जिले में है। और पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। बिल्कुल, किबीथू है अरुणाचल प्रदेश, किबीथू से लेकर गुहार मोती, ठीक है। यानी कोई गलत नहीं है, सारे ही सही हैं। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही बताना है कौन सा है, ठीक है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं, मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं, ठीक है। भारत की मानक मध्यमा रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। बिल्कुल दोस्तों, इंडियन टाइमलाइन जो मिर्ज़ापुर से पास होती है छत्तीसगढ़ से भी होके गुजरती है वो, और यहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी अमरावती है, ये हो गया आपका गलत, क्योंकि आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी जो है वो विशाखापट्टनम है, न्यायिक राजधानी कुर्नूल है, विधायी राजधानी अमरावती है। क्योंकि आंध्र प्रदेश, लेटेस्ट अगर आपने पढ़ा हो, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हो गई, एक बार पढ़ लो आप, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी 3 होती हैं। लेजिस्लेटिव मतलब जहाँ पे उनकी विधानसभा बैठती है, ठीक है।
एग्जीक्यूटिव जहाँ उनके मंत्रालय हैं, जुडिशरी जहाँ जजेस बैठते हैं, ठीक है। तो जैसे लेजिस्लेटिव की अगर बात करोगे आप, तो लेजिस्लेटिव की उन्होंने बोल दी अमरावती बना दी है। एग्जीक्यूटिव की अगर बात करी जाए तो इन्होंने एग्जीक्यूटिव की कैपिटल किसको बना दी है, विशाखापट्टनम को बना दी है। और जुडिशरी किसको बना दी है, कुरनूल को बना दी। तो ये याद रखो, पूछ सकता है। अमरावती लेजिस्लेटिव है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव है और आपका कुरनूल जुडिशर है। तो ये थे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ज्योग्राफी का। भी और ज्योग्राफी के सेक्शन वाइज टेस्ट आएंगे। ऐसे ही जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नए हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ और क्या पढ़ना चाहते हो रिवीजन।